हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है जोरों शोर से कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। जो एग्जाम जून को हुआ था, 18 जून को एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम 20 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन से और 20 क्वेश्चन मतलब 4 वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके सामने में है और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इवेल्युएशन इज इवेल्युएशन है क्या है। इवेल्युएशन व्हाट इज इवेल्युएशन, क्या है इवेल्युएशन। देखिए, इवेल्युएशन जो है उसके अंदर मेजरमेंट शामिल है, असेसमेंट शामिल है और इसके बाद हम कोई जजमेंट देते हैं। इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन उसके अंदर मेजरमेंट शामिल है, उसके अंदर असेसमेंट शामिल है और इसके बाद जो है जब ये हम कर लेते हैं तो हम एक वैल्यू जजमेंट देते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। क्लियर ना। क्वेश्चन आई इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इवेल्युएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट असेसमेंट और इवैल्यू जजमेंट। मींस इसका मतलब होता है कि इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स, इवेल्युएशन में शामिल है मेजरिंग एंड एसेसिंग समथिंग, किसी चीज को मेजर करना फिर उसको एसेस करना एंड देन उसके बाद मेकिंग ए जजमेंट अबाउट इट्स वैल्यू और वर्थ। उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उसके बारे में जजमेंट देना, ये होता है, ये इवेल्युएशन में शामिल है। जब हम किसी चीज का इवेल्युएशन करते हैं तो हम उसके अंदर मेजरमेंट चीजों का करते हैं, चीजों का एसेस करते हैं और ये जब हम कर लेते हैं तो हम उसके बारे में एक वैल्यू पास करते हैं, एक जजमेंट देते हैं किसी चीजों का। तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेजर इवेल्युएशन इक्वल टू मेजरमेंट असेसमेंट एंड वैल्यू जजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर। टू डेवलप ए आइडल सिटीजन, अगर आप एक आदर्श नागरिक डेवलप करना चाहते हैं, एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हुबेल सजेस्टेड फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स। हुबेल जो है 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। अब वो कहता है कि इस 5 एलिमेंट्स के जरिए हम एक आदर्श नागरिक जो है, एक आइडल सिटीजन बना तैयार कर सकते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। उसमें पहला क्या होगा, आप एक बात समझिए। हुवेल्स 5 एलिमेंट्स की जो बात करता है उसमें पहला एलिमेंट की बात करता है, वो बात करता है उसका पहला एलिमेंट का, वो बात करता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहला बात करता है और इसी प्रिपरेशन को हुवेल जो है नाम देता है फाउंडेशन। दूसरा नाम देता है फाउंडेशन, दूसरा नाम देता है फाउंडेशन प्रिपरेशन को। तो पहला हो जाएगा प्रिपरेशन। आप याद रखिएगा इस बात को, पहला एलिमेंट जो है वो बात करता है प्रिपरेशन, जो पहला एलिमेंट है। तो इसलिए जब पहला है ई है तो आपको यहाँ ई है, यहाँ ई है, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जब हम फाउंडेशन, किसी का फाउंडेशन बना देंगे तब उसको प्रेजेंटेशन की बात करता है, वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी कि ए नंबर, यानी कि उसको दूसरे शब्दों में कहा गया, उसने एक्सपोजर कहा है, दूसरे शब्दों में एक्सपोजर, दूसरे शब्दों में कहा है एक्सपोजर, एक्सपोजर का। तो इसका तो पहला हो जाएगा ई, दूसरा हो जाएगा ए। तो ई और ए, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और थर्ड बात करता है एसोसिएशन, इसको कहा गया दूसरे शब्दों में कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन दूसरे शब्दों में उसने कहा है कनेक्शन। और थर्ड है वो है जनरलाइजेशन, डी फोर्थ जनरलाइजेशन, फोर्थ। और जो फिफ्थ है वो है एप्लीकेशन, सी नंबर एप्लीकेशन। तो ये 5 एलिमेंट्स की बात करता है। पहला वो बात करता है प्रिपरेशन का, फर्स्ट। सेकेंड बात करता है प्रेजेंटेशन का, थर्ड बात करता है वो एसोसिएशन का, फोर्थ बात करता है जनरलाइजेशन का और फिफ्थ बात करता है एप्लीकेशन का। ये 5 एलिमेंट की बात करता है और वो कहता है इस एलिमेंट के जरिए हम एक आइडल सिटीजन, एक आदर्श नागरिक जो है हम बना सकते हैं। आइए इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ताकि आप चीजों को याद रखें, काफी वक्त तक नोट्स बनाएं। Who will suggest 5 elements to develop ideal citizen, जो वो सजेस्ट करता है 5 एलिमेंट को ताकि एक आइडल, एक आदर्श नागरिक हम
डेवलप कर सके, विकास कर सके, विच कैन बी अंडरस्टैंड एज ए की क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स दैट शुड बी फोस्टर्ड। वो कहता है कि इस 5 एलिमेंट से, ये की क्वालिटीज है, इसके इस ये की जो है 5 जो एलिमेंट है, ये की क्वालिटीज है इंसानों के अंदर। अगर ये 5 एलिमेंट इंसानों के अंदर है हो, तो वो जो ये क्वालिटी हो, ये जो एट्रीब्यूट्स हो दैट शुड बी फोस्टर एंड इन इंडिविजुअल्स टू हेल्प देम बिकम रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव एंड इंगेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि अगर ये 5 की क्वालिटीज इंसान के अंदर हो, की एलिमेंट्स हो, की एट्रीब्यूट्स हो, तो ये इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, उसको फोस्टर किया जा सकता है ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक प्रोडक्टिव और एक इंगेजिंग मेंबर बन सके समाज का, सोसाइटी का। इससे हम एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल, एक प्रोडक्टिव और एक इंगेजिंग मेंबर बना सकते हैं इस 5 एलिमेंट्स के जरिए। और उसका जो क्रोनोलॉजिकल जो एलिमेंट ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, पहला है प्रिपरेशन, फर्स्ट। वो कहता है कि प्रिपरेशन, उसी को दूसरा नाम उसने रखा है फाउंडेशन। ये क्या है, ये प्रिपरेशन क्या है? ये कहता है कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कहता है कि वो इंसान का पहला, सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है उसके फाउंडेशन को। कैसे? थ्रू एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से एंड सोशलाइजेशन के माध्यम से। एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और सोशलाइजेशन के माध्यम से इंसान के फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेप। जब हम ये कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में आएंगे, वो है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंटेशन, जिसको उसने दूसरे शब्दों में एक्सपोजर कहा है, एक्सपोजर। अब प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशंस, अब उसको इंफॉर्मेशन देंगे, आइडियाज एंड वैल्यू टू शेप द सिटीजन्स अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो जो नागरिक है उसके अंडरस्टैंडिंग को शेप दे सके, एक आकार दे सके। इसके लिए उसको उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, वैल्यूज उसके सामने में प्रेजेंट कर उसको देंगे, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको उसके एक अंडरस्टैंडिंग को एक शेप मिल सके, एक आकार मिल सके। जब हम प्रेजेंटेशन का काम कर लेंगे तब आता है एसोसिएशन, यानी कि कनेक्शन, उसको दूसरे शब्दों में कहा है कनेक्शन, एसोसिएशन। हेल्पिंग सिटीजन्स कनेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो कहता है कि जो उसके पास पहले से नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके पास पहले जो नॉलेज है, जो उसके पास पहले से एक्सपीरियंस है, उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को न्यू नॉलेज के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है ना? इसे कहा गया एसोसिएशन या कनेक्शन। और फोर्थ जो स्टेप है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी कि इंटीग्रेशन, इसको दूसरे शब्दों में कहा है इंटीग्रेशन। दिस फेज इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस दैट हैज बीन एसोसिएटेड। ये कहता है कि अब इस स्टेज में, जनरलाइजेशन में, हम क्या करेंगे कि जो उसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से वो एसोसिएट है, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जरिए से हम एक जनरलाइज कंक्लूजन एक ड्रॉ करेंगे, एक जनरलाइज कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। स्पेसिफिक जो इनके पास किसी इंफॉर्मेशन को, जो कोई खास इंफॉर्मेशन है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन से वो एसोसिएटेड है, उससे हम एक जनरलाइज कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और फिर लास्ट में बात करता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जिसको उसको प्रैक्टिस कहा है, दूसरे शब्दों में प्रैक्टिस। वो कहता है कि ये फाइनल स्टेज ऑफ इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द जनरलाइज्ड नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ये फाइनल स्टेज है, इसमें कहता है कि जो जनरलाइज्ड नॉलेज है, जनरलाइज्ड नॉलेज, जो वो जनरलाइज्ड नॉलेज जो हम स्टेप 4 में किए थे, जो स्पेसिफिक नॉलेज था, उस स्पेसिफिक नॉलेज के माध्यम से जो उसके एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन पहुंचे थे, ड्रॉ किए थे, अब हम उस जनरलाइज्ड नॉलेज को जो उसको जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेयर इंडिविजुअल यूज व्हाट दे हैव लर्नड इन रियल लाइफ सिनेरियो। और इसका इस्तेमाल करेंगे कि इसलिए रियल लाइफ सिनेरियो जो है, वास्तविक जीवन के साथ उसको इस्तेमाल करने की, दिस इज द वेयर इंडिविजुअल्स यूज व्हाट दे हैव लर्न इन रियल लाइफ सिचुएशन। इस स्टेज में आकर के, एप्लीकेशन लेवल में आकर के, इंसान जो चीज़ों सीखा है, जो लर्न किया है, उसको रियल लाइफ सिनेरियो में उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए हम एक आइडल सिटीजन डेवलप कर सकते हैं। कैसा? पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके फाउंडेशंस को कंप्लीट करेंगे एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, फिर उसको नॉलेज देंगे, आइडिया देंगे, वैल्यू देंगे, ताकि उसका जो अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आकार मिल सके।
और फिर उसको एसोसिएट करेंगे, उसकी नॉलेज को, जो उसके पास नॉलेज है, उस नॉलेज जो उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उस नॉलेज से न्यू नॉलेज के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज मतलब जो उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, उस स्पेसिफिक नॉलेज से एक जनरल कंक्लूजन बनाएंगे। और फिर लास्ट में एप्लीकेशन लेवल पे आता है कि वो जनरल नॉलेज जो है, जो जनरल कंक्लूजन पे हम आए हैं, उस जनरल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करेंगे। जो वो सीखा है उसको रियल लाइफ सिनेरियो में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम एक आइडल सिटीजन तैयार कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इट मीन्स पहला प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन, फाउंडेशन बेस बनाना है उसका। दूसरा है प्रेजेंटेशन, एक्सपोज करना है उसको। तीसरा हो जाएगा उसको एसोसिएट करना है उसको, तीसरा। और फोर्थ हो जाएगा जनरलाइज करना है उसको। और फिफ्थ हो जाएगा एप्लीकेशन लेवल, उसको अप्लाई करना है उस नॉलेज का। तो इस तरह से हुबल के 5 ये एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए जो है हम एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव और इंगेजिंग इंसान बना सकते हैं समाज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो एज पर द हॉकिंस मॉडल ऑफ करिकुलम, हॉकिंस के मॉडल ऑफ करिकुलम के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसे जो हॉकिंस मॉडल ऑफ करिकुलम जो डेवलप करेंगे उसको, उसका क्या सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को प्रॉपर वे में सजाने के लिए कहता है। इससे पहले मैंने कई सारे करिकुलम को पढ़ा है। हमने आपने देखा होगा, हमने टेलर्स के मॉडल्स के बारे में बात किया, हमने हिल्दा ताबा मॉडल्स के बारे में बात किया। तो जब मॉडल्स के बारे में बात करता हूं तो उस मॉडल्स के जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन क्वालिटीज हैं, वो मैं आपके सामने में रख देता हूं ताकि आप उसको याद करें, समझे उस चीजों को, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एक गहराई आप पहुंच सके किसी चीजों पर। तो हॉकिंस के जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है उसका क्या प्रॉपर सीक्वेंस है। हॉकिंस कहता है कि अपने करिकुलम मॉडल पे वो कहता है कि पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कंटेंट का सिलेक्शन। पहले कंटेंट सेलेक्ट कीजिए। और कंटेंट जो सिलेक्ट करेंगे वो हम इस बेस पे करेंगे कि वो कंटेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो जो हम ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, गोल तय किए, उससे अलाइन हो, उससे जुड़ा होना चाहिए। तो वो पहला जो स्टेप है इसका वो है कंटेंट सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेप है इसका कंटेंट सिलेक्शन। तो इसलिए जब आपको ये पता है जो पहला कंटेंट सिलेक्शन होगा तो आपको ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जब कहता है कि आप जब कंटेंट सिलेक्ट कर लिए तब आप उसके बाद कीजिए एक्सपीरियंस सिलेक्शन। एक्सपीरियंस सिलेक्शन 2 नंबर पे एक्सपीरियंस सिलेक्शन। इसलिए पहला ए है, दूसरा ई है, तो इसलिए आपका आंसर ये नंबर हो जाएगा। और फिर डी बात करते हैं तब उसको इंप्लीमेंट कीजिए, 3 नंबर। बोलते जब उसको आप उस करिकुलम को इंप्लीमेंट कर देंगे तब उसको एवेलुएट कीजिए कि क्या करिकुलम जो हम बनाए हैं उसको एसेस कीजिए, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको रेगुलर मेंटेन करते रहिए, रेगुलर मेंटेन करते रहिए, 5 नंबर मेंटेन हो जाएगा। तो ये है उसके करिकुलम का प्रॉपर सीक्वेंस। ये बात आप दिमाग में रखा कीजिए, याद रखिएगा। पहला कंटेंट सिलेक्शन, लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्शन, फिर उस तब इंप्लीमेंटेशन, तब इवैल्यूएशन, तब मेंटेनेंस। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। द हॉकिंस मॉडल ऑफ करिकुलम इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। याद रख, देखिए ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू करिकुलम डेवलपमेंट। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू करिकुलम डेवलपमेंट दैट इंश्योर, ये तय करता है, इंश्योर करता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसको कहा गया है। ये इंश्योर कर, ये करिकुलम मॉडल जो है वो इंश्योर करता है जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूव्ड, और हमेशा उसको इम्प्रूव करते रहने की जरूरत है। ये सब चीजों को समझिए, याद रखा कीजिए। बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एवेल्युएशन, फीडबैक और एवेल्युएशन के माध्यम से हमको उसको कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना है। और इसको जो सीक्वेंस है उसमें पहला है कंटेंट सिलेक्शन। फर्स्ट कंटेंट सिलेक्शन, ये क्या, इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि चूज द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर आप चूज कर रहे हैं, एंड टॉपिक्स जो आप चूज कर रहे हैं कंटेंट सिलेक्शन में, अलाइन विद द करिकुलम गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो करिकुलम गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे अलाइन होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें, जो भी आप टॉपिक चूज करें, वो करिकुलम के गोल से, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि टॉपिक कुछ और चुन लिया, गोल कुछ और है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ये नहीं होगा। जब आप ये कर लिए तब सेकंड में आता है कि एक्सपीरियंस सिलेक्शन। अब एक्सपीरियंस सिलेक्शन में क्या होगा, यहां हम
मेथड से इस्तेमाल करेंगे। एक्सपीरियंस सिलेक्शन मतलब मेथड से इस्तेमाल करेंगे। प्लान द लर्निंग एक्सपीरियंस, अब लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान करेंगे एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड, और इंस्ट्रक्शनल मेथड को हम that will engage students and help them learn the content। अब हम इंस्ट्रक्शनल मेथड को यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे एक्सपीरियंस सिलेक्शन में, और ताकि स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकें और हेल्प कर सके कि वो लर्न कंटेंट को लर्न कर सके, सीख सके। और उसके बाद जब हम ये करेंगे तब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब पुट द करिकुलम इनटू प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इन द क्लासरूम। अब उस करिकुलम को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तब आएगा इवेल्युएशन। आप उसको इवेल्युएट करते रहिए। एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, करिकुलम के इफेक्टिवनेस को एसेस करते रहना है एंड मेजर करते रहना है कि वेदर स्टूडेंट हैव अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि क्या स्टूडेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सका कि नहीं कर सका। और जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव तय नहीं अचीव नहीं हो पा रहा हो। तब अगर ये सिचुएशन है तो हम उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे। इसलिए इसने कहा कि कंटिन्यूली इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, कंटिन्यूली इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। मेंटेनेंस, कंटिन्यूअसली रिवाइव द मेंटेन एंड द करिकुलम, करिकुलम्स को हम रिवाइव करते रहेंगे, हमेशा मेंटेन करते हैं। एडजस्ट एंड इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एवेल्युएशन, फीडबैक और एवेल्युएशन के माध्यम से हम उसको इंप्रूव करते रहेंगे, उसको एडजस्ट करते रहेंगे करिकुलम को। यही है हकिन्स के मॉडल ऑफ करिकुलम का सीक्वेंस। अब यहाँ पर आकर के आपको हकिन्स के भी मॉडल ऑफ करिकुलम समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपने टेलर्स के मॉडल को समझा, हिल्दा के मॉडल्स को समझा, अब यहाँ पे आकर के आपको हकिन्स के मॉडल को भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इस तरह से डील करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब फर्स्ट हो जाएगा आपको कि पहले आप कंटेंट सिलेक्ट करें, फिर आप एक्सपीरियंस सिलेक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स तैयार करें, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तब आप उसको एवेल्युएट करें, एसेस करें। तब जब जरूरत पड़े, जरूरत क्या पड़े मतलब उसको मेंटेनेंस करते रहे, हमेशा हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करता है, उसने मेंटेनेंस करते रहे। तो ये इसका आपका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 24, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिट आइडल नो मोर, सिट आइडल नो मोर, ज्यादा बेकार मत बैठो। गो, जाओ, गेट एजुकेशन एंड माइजरी, शिक्षा हासिल करो और माइजरी को एंड करो, खत्म करो। ऑफ द ऑपरेस्ड एंड फॉर सेकेंड यू हैव गॉट ए गोल्डन चांस टू लर्न, तुम्हें एक सुनहरा मौका मिला है सीखने के लिए, इसलिए जाओ, बेकार मत बैठो, जाओ और शिक्षा हासिल करो और अपनी जो प्रॉब्लम से जो 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 ऑपरेस्ड है उसको खत्म करो, उसको एंड करो। The poem Go and Get Education is written by, ये पोएम है Go and Get Education, ये किसने लिखा है? इसको लिखा है सावित्री बाई फुले ने, सावित्री बाई फुले ने इसको लिखा है। ठीक है ना? आइए समझ लेते हैं। The poem Go Get Education is written by सावित्री बाई फुले, a prominent education social reformer, एजुकेशनिस्ट एंड पोएट। एक बहुत मशहूर इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने समाज सुधारक वो थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे एंड पोएट थे। शी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन एंड फॉट अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इन्होंने ये वुमेन्स एजुकेशन के बारे में वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और कास्ट और जेंडर के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया 19th सेंचुरी के आसपास। इसका आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कहता है कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीव इज द नॉलेज, 25 क्वेश्चन नंबर 25। आप इस क्वेश्चन को समझ जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। जस्टिफाइड ट्रू बिलीव इज द नॉलेज, नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान वो सच्चा विश्वास है जो जस्टिफाइड है। ज्ञान क्या है? नॉलेज क्या है? व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज क्या है? वो बिलीव मतलब विश्वास, ट्रू मतलब सच्चा, वो सच्चा विश्वास, वो ट्रू बिलीव जो जस्टिफाइड हो, जो न्यायोचित हो, जो जस्टिफाई किया गया हो।
वो सच्चा विश्वास जो जस्टिफाइड हो उसे कहते हैं नॉलेज। वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। नॉलेज वही है जो जस्टिफाइड है, वही नॉलेज है। जो जस्टिफाइड नहीं है वो नॉलेज नहीं है। ये कौन कहता है? ये कहता है प्लेटो। ये प्लेटो कहता है। उसके जो ट्राइपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज, वो कहता है कि एस नोज दैट पी इज ट्रू। एस जानता है कि पी सही है। इफ, अगर पी इज ट्रू, पी इज ट्रू, पी सही है। एस बिलीव्स, एस को विश्वास है दैट पी इज ट्रू, कि पी सही है। एस जस्टिफाइड, एस जस्टिफाई करता है इन बिलीविंग दैट पी इज ट्रू, कि पी जो है सही है। ये जो दिस ट्राइपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज वाज गिवन, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं ट्राइपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का त्रिपक्षीय सिद्धांत, विश्लेषण, नॉलेज का त्रिपक्षीय विश्लेषण, ये जो है प्लेटो ने दिया था। ये बात आपको समझिए। प्लेटो कहता है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज सच्चाई पर, बिलीफ पर और उसके जस्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है। जब तक नॉलेज को जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज नहीं हो सकता है। जैसे उसने यहां 3 बातें कही है। पहला कहा कि पी इज ट्रू, पी सच है। एस बिलीव्स दैट पी इज ट्रू, एस को भी यकीन है कि पी सच है। और एस इज जस्टिफाइड, और एस इस बात को जस्टिफाई करता है कि पी ट्रू है। जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक पी ट्रू नहीं होगा। जब जस्टिफाई कर दिया इसका मतलब ये नॉलेज कंप्लीट है। इसको समझिए, समझने और आगे आइए समझते हैं इस बात को, या समझ या दिमाग में रखिएगा। आइए समझते हैं इस बात को। द ट्रिपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज वाज गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो ने इस नॉलेज को दिया है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट कि ट्रूली नो समथिंग, कि किसी चीज को वास्तविक में जानना, किसी चीज को रियल में जानना, वास्तविक में जानना। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे। प्रोपोज्ड ए ट्राइपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज, उसने एक ट्राइपार्टाइट एनालिसिस ऑफ नॉलेज को दिया इन हिज वर्क थिएटेटस, अपने एक काम है उनका थिएटेटस, उसमें। ही आर्गू दैट, ये आर्गू करते थे कि नॉलेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वो ये कहते थे कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं नॉलेज के। 3 घटक है, 3 कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? पहला है बिलीव। बिलीव, किस चीज का बिलीव? हैविंग ट्रू बिलीव अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में ट्रू बिलीव होना, सच्चा विश्वास होना, ट्रू बिलीव होना। पहला बिलीव। दूसरा है ट्रूथ, सच्चाई। बिलीव है हमें, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई मतलब द बिलीव मस्ट कॉरेस्पॉन्ड रियलिटी। जो बिलीव है आपका, किसी चीज पर बिलीव है, वो रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए। जब रियलिटी से कोई बिलीव अगर रियलिटी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रूथ है। जब बिलीव है, ट्रूथ है, तब उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिफिकेशन किस बेस पे? रीजन के बेस पर, यानी कि हैविंग ए रेशनल एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर द बिलीव। जो बिलीव है आपका, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तर्क के बेस पर उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए। जो बिलीव है, हाँ वो बिलीव है। तो जस्टिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो बिलीव नहीं होगा। जब ये तीनों चीज हो रहा है, इसका मतलब नॉलेज जो है वो ट्रू है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। बिलीव, एक बिलीव है कि जॉन बिलीव द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। जॉन को ये यकीन है, विश्वास है कि जो फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। जॉन को ये विश्वास है। अब सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, कि वाकई में ट्रूथ है, ये कैपिटल फ्रांस इज द इंडीड पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, ये सच्चाई है। पहले तो जॉन को बिलीव था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये जॉन को बिलीव था। लेकिन ये ट्रूथ भी है कि हाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन, क्योंकि जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं होगी। अब जस्टिफिकेशन में क्या होगा कि जॉन हैज स्टडीड ज्योग्राफी एंड रिमेंबर्ड लर्निंग दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये कि जॉन पढ़ा है और उसे याद है
कि वाकई में उसने सीखा है, पढ़ा है कहीं न कहीं, कि वाकई में फ्रांस जो है वो, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। तो ये जस्टिफिकेशन है। जब तक ये नहीं होगा तो नॉलेज जो है कंप्लीट नहीं होगा। इसे ही कहते हैं ट्रिपार्टाइट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्लेटो। ठीक है ना? तो ये आपका कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लेटो। प्लेटो ने ये बात कही थी। तो इस तरह से हमने 21 से लेकर के 25 क्वेश्चंस को डील किया है। आप वीडियो को देखते रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर वीडियो में कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहां आपको 10 बातें सीखने को नहीं मिलती होगी। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 26 से लेकर के 30 क्वेश्चंस तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।